बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट हमारी कैलकुलेशन चल रही थी मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के मेथड चार तरीकों में से हमने स्ट्रेट लाइन मेथड पढ़ा था और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पढ़ा था। डन? अच्छा, उन दोनों को हमने एक एक एग्जांपल से देखा था। स्ट्रेट लाइन हमेशा कैलकुलेट होता है, स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन हमेशा कैलकुलेट होती है प्रिंसिपल अमाउंट नहीं कहना चाहिए, खैर काउंटिंग थोड़ी पढ़ रहे हैं, वो सॉरी क्यूएम वो क्यूएम में ना सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट याद आ जाता है बार बार। जो स्ट्रेट लाइन मेथड में जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं वो कॉस्ट के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। बात समझ आई मेरी? अच्छा, कॉस्ट के ऊपर कब कैलकुलेट करते हैं? अगर वो परसेंटेज दे दे। नहीं तो हमें बताए कि स्ट्रेट लाइन मेथड में बच्चों, स्ट्रेट लाइन मेथड में हम जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड, वो उसका डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला ये वाला होता है। डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, कि कितनी जिंदगी है उसकी इस्तेमाल करने वाली, यूजफुल लाइफ। एग्री करते हो मेरे से? एक ये फॉर्मूला है। और कल याद है हमने कल ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल ही नहीं किया। कल तो हमने 10% के साथ गए थे, है ना? हमने कहा था अगर 1 लाख की मशीन है और हमने 1 जनवरी 24 को खरीदी तो 1 साल गुजरने के बाद कितनी वैल्यू कमी आई, जबकि डेप्रिसिएशन जो रेट है वो कितना है? 10%। तो हमने क्या किया, इस 1 लाख पर डायरेक्ट 10% अप्लाई कर दिया तो हमारे पास 10,000 की डेप्रिसिएशन आ गई पहले साल की। ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है मेरा। इसमें कोई प्रॉब्लम? इसका मतलब फिर ये नहीं हुआ कि भाई स्ट्रेट लाइन तो 2 तरीकों से आ सकती है, एक इस वाले फॉर्मूला से और एक डायरेक्ट। अगर परसेंटेज गिवन है तो परसेंटेज से भी आंसर आ जाया करता है। यही बात समझ आई? अच्छा, और अगर परसेंटेज आ जाए तो फिर रेजिडुअल वैल्यू यूजफुल लाइफ का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। अगर परसेंटेज आ जाए तो रेजिडुअल वैल्यू यूजफुल का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। कैसे? अब चेक कीजिएगा, आपको एक डेरिवेशन सिखाते हैं जरा। देखो, डेप्रिसिएशन होता है कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। एग्री करते हैं? अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, इस सारे फॉर्मूले को एक परसेंटेज में कन्वर्ट कर लूंगा। सारे फॉर्मूले को किस में कन्वर्ट कर लूंगा? परसेंटेज में कन्वर्ट कर लूंगा। ठीक है? वो जो परसेंटेज मेरे पास आएगी वो ये वाली परसेंटेज होगी, जैसे कि मैंने 10% यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हुआ। इसका मतलब अगर परसेंटेज वो गिवन कर दे तो ऑब्वियस बात है इसके अंदर कॉस्ट, रेजिडुअल वैल्यू, यूजफुल लाइफ तीनों इस परसेंटेज के अंदर समाये हुए हैं। परसेंटेज का मतलब क्या? कॉस्ट, रेजिडुअल वैल्यू, यूजफुल सब इसमें ही है। डन बच्चों? अच्छा, अब वो कैलकुलेट करनी कैसे है, अब वो आपको सिखाता हूं। अच्छा जी, तो सेकंड तरीका ये हो गया। सेकंड तरीका जो मैंने भी आपको 10% वाला करवाया था। डेप्रिसिएशन कैसे आती है? अगर कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर दूं डेप्रिसिएशन रेट से, जैसे कि मैंने अपने वाली एग्जांपल में 1 लाख को मल्टीप्लाई किया 10% से तो 10,000 मेरी डेप्रिसिएशन आ गई। एक इस तरीके से भी हम फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अब ये रेट मेरे पास कैसे आया? ये रेट मेरे पास कैसे आया? ये रेट बनता है डेप्रिशिएबल अमाउंट। आपको पता है कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है? डेप्रिशिएबल अमाउंट। तो डेप्रिशिएबल अमाउंट को अगर डिवाइड कर दूं कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय यूजफुल लाइफ से, अगर मैं डेप्रिशिएबल अमाउंट को डिवाइड कर दूं कॉस्ट इनटू यूजफुल लाइफ से, तो यहां से मेरे पास जो रेट आएगा ये रेट मेरा डेप्रिसिएशन रेट कहलाएगा, जो कि हमने भी यहाँ पे 10% ले लिया। तो कह सकता हूँ अगर वो रेट गिवन कर दे तो डेप्रिशिएबल अमाउंट, कॉस्ट, यूजफुल लाइफ यानी कि रेजिडुअल वैल्यू सब कुछ इस परसेंटेज के अंदर गिवन है। और अगर मैं आपको ये कह दूं, अब यहां से जरा एग्जाम इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने लगा हूं, और अगर मैं आपको ये कह दूं एक एसेट है जिसकी कॉस्ट मेरे पास 1,10,000, एक एसेट है जिसकी कॉस्ट 10,000 है
और उसकी आर है रेजिडुअल वैल्यू RV, उसकी RV कितनी है, रेजिडुअल वैल्यू कितनी है 2000, डेप्रिसिएशन रेट 10% है। बताओ फर्स्ट ईयर 1 की डेप्रिसिएशन क्या आएगी, कैसे कैलकुलेट करेंगे? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 या 8,000 मल्टीप्लाई बाय 10, 10,000 या 8,000, 10,000 या 8,000। वेल डन, छा गए आप लोग, पेपर पास है आपका। सर 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 करूंगा, इसको करूंगा इग्नोर, क्योंकि इस 10% के अंदर रेजिडुअल वैल्यू ऑलरेडी शामिल है। ये चेक करो, ये चेक कर रहे हो, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डेप्रिशिएबल अमाउंट बनती है। तो देखें डेप्रिशिएबल अमाउंट से कॉस्ट को डिवाइड किया, यूजफुल लाइफ से डिवाइड किया, तो ये रेट बन गया। इसका मतलब अगर स्ट्रेट लाइन मेथड में वो परसेंटेज गिवन कर दे और साथ रेजिडुअल वैल्यू भी गिवन कर दे, तो साथ रेजिडुअल वैल्यू हमारे किसी काम की नहीं होगी। तो डेप्रिसिएशन विल बी कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट इफ परसेंटेज या रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन। क्या समझ आई? यस सर। क्या समझ आई? अगर डेफिनेशन रेट दिया हुआ है तो हम रेजिडुअल वैल्यू को इग्नोर कर देंगे। हाँ बस 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 बस, ये दो बातें समझ लगी। यस। अच्छा, और बरकत के तौर पर ये फॉर्म ये याद कर लेना, बरकत के तौर पर रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, एमसीक्यू में पूछ सकता है ये। डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइड बाय कॉस्ट इनटू यूजफुल लाइफ, देखो याद होता है। अगर तो आप इसको याद रख सकते हो तो बड़ी आसान, बड़ी अच्छी बात है, अब याद कर लो उसको। अगर आप कितने सारी ये रेट इज इक्वल टू डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय कॉस्ट इनटू यूजफुल लाइफ, ये कैसे बनता है तो मैं डेरिवेशन सिखा सकता हूँ आपको। हाँ ऐसे ही सही है, ऐसे ही है, ऐसे ही सही है। चलो जैसे आप लोग एग्री वैसे मैं एग्री। ओके ओके, एग्जाम्पल 5 बच्चों फटका दी थी आप लोगों ने, पक्की बात है। अगर आप घर जगह काम नहीं करेंगे तो मैं जितना मर्जी चीजें सिखा दूं आप सीख नहीं पाएंगे, अगर आप मेरे वाले घर वाले काम नहीं करेंगे तो। अगर जिन्होंने नहीं की तो अभी जल्दी से फटका दें। बच्चों इस वाले सवाल में आपके पास कॉस्ट गिवन है, यूजफुल लाइफ गिवन है, रेजिडुअल वैल्यू गिवन है, सही है। और वो आपसे क्या पूछ रहा है, यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड कैलकुलेट क्या कर दो, एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर दो, कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट कर दो और क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर दो 2021 से 25 तक। तो देखो आंसर में उसने क्या किया हुआ, यहाँ से डेप्रिसिएशन रेट कैलकुलेट किया हुआ है, तो जरूरी नहीं है आप इसको फॉलो करो। तो बस बेशक यूजफुल लाइफ है आपके पास, रेजिडुअल वैल्यू कॉस्ट है, तो पहले वाला फॉर्मूला लगा लें, ये वाला, बस ये वाला फॉर्मूला लगा लें, ये वाला कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। आपको पता है हर साल डेफिनेशन सेम निकलनी है, तो जरूरी नहीं है कि आप रेट कैलकुलेट करें और फिर आगे डेफिनेशन कैलकुलेट करें, जरूरी नहीं है ये। बस 1 साल की 2 साल की कैलकुलेट कर लें, आगे तो माशाल्लाह आपको आता ही है। जी बच्चों, हाँ कैरिंग अमाउंट कैसी आती है भाई, कॉस्ट माइनस, बच्चों कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैरिंग अमाउंट होती है। क्या ख्याल है भाई? कॉस्ट पहले साल की डेप्रिसिएशन कितनी है, 18,000 है ना, तो कॉस्ट कितनी थी 1 लाख, 1 लाख में से डेप्रिसिएशन 18,000 माइनस कर दे, तो पहले साल 2021 की कैरिंग अमाउंट कितनी आ गई, 82,000 आ गई। तो ये रेजिडुअल वैल्यू जो है सर वो माइनस नहीं होगी, रेजिडुअल वैल्यू 10,000 तो सर वो 90,000 तो है सर। हाँ वो तो डेप्रिसिएशन भाई। ओ बच्चों ये जो आपने ये जो कॉलम नजर आ रहा है ना, अब जरूरी नहीं आप लोगों ने इस तरह से फॉलो करना है इसको। अगर मैं बनाऊं ना, मैं तो ये वाला स्ट्रेट लाइन फॉलो नहीं करता, मैं तो वर्टिकल चलता हूँ। वर्टिकल चलना ओ बच्चों वो ज्यादा इजी है, वर्टिकल चलना ज्यादा इजी है। मिसाल के तौर पर मुझे 2021 से 25 तक चलना है ना, तो मैं ऐसे चलता, ये देखो सारे आंसर एक साथ आ जाते मेरे। स्टार्ट कहां से कर रहा हूं, 1 जनवरी 2021, तो 1/1/21 आ गया, कॉस्ट आ गई मेरे पास 1 लाख, समझ लगती है, ये 1 लाख कॉस्ट आ गई। अब साल खत्म हो जाएगा,
31/12/21। अब यहां से क्या करूंगा, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा। लगती है समझ? अब ये डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या यूज करूंगा, ये वाला, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, ये फॉर्मूला करूंगा यूज। ठीक है, अच्छा अब कॉस्ट कितनी है 1 लाख, रेजिडुअल वैल्यू कितनी है 10,000 और यूजफुल लाइफ कितनी है 5 साल। बताएं डेप्रिसिएशन कितनी आ गई 18,000। ये 18,000 डेप्रिसिएशन है। आपको पता स्ट्रेट लाइन मेथड है, हर साल 18,000 की डेप्रिसिएशन आनी है। अच्छा तो भाई यहाँ पर 18,000 क्या करूंगा, सीधी सी बात है माइनस कर दूंगा। तो मुझे बताएं 1 लाख में से जब 18,000 माइनस किया तो आंसर कितना आया 82,000। ये 82,000 कह सकता हूं मेरे पास WDV आ गई, ये मेरे पास WDV आ गई, यानी कि WDV मेरी कैरिंग अमाउंट है। ये मेरी कैरिंग अमाउंट आ गई, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा आगे चलो जरा, अब आ जाओ 31/12/22 को भाई फिर कितना डेप्रिशिएट हुआ एसेट 18,000। वाई 18,000 क्योंकि फिर से दोबारा यही वाला फॉर्मूला लगना है, यही लगना है। बात समझ आ रही है? तो 18,000 दोबारा माइनस करें तो 82,000 माइनस 18,000 आंसर कितना आया 64। तो कह सकता हूँ 31 दिसंबर 2012-22 की कैरिंग अमाउंट कितनी आई 64,000। अच्छा ये 22 है। अब आ जाए जरा 23 पे आ जाए, तो 23 पे क्या करूंगा 31/12/2023 अगेन कितनी डेप्रिसिएशन आई दोबारा 18,000। आपको पता स्ट्रेट लाइन में डेप्रिसिएशन बदलती नहीं है। तो भाई 23 की कैरिंग अमाउंट क्या आ गई, तो कैरिंग अमाउंट 2023 की कितनी 46,000। तो आप लोग इस तरह से चलोगे आगे, आगे चले जाएगा आगे। भाई ये करना है, एनी प्रॉब्लम? तो ये वाला जो फॉर्मेट है ये यूज ना करें, वर्टिकल वाला फॉर्मेट रखें जो हमने क्लास में सीखा हुआ है, इससे जरा इजी रहेंगे आप लोग। सही है? अगर आप लोगों से मैं पूछ लूं ये 2023 है ना, यहां तक बस 21 से लेके 23 तक की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है? हाँ कितनी है बोलो यार। 21 से लेके 23 तक कितनी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी 18 ये वाली 18 ये वाली 18 ये वाली। तो 18,000 मल्टीप्लाई बाय 3 54,000। तीसरा 54,000 अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी आपको। बात समझ आ रही है मेरी? ओके एग्जाम्पल नंबर 6 आसान सी है, जल्दी से एग्जाम्पल नंबर 6 पढ़ें और सॉल्व करें, देखिए सॉल्व होती है। एग्जाम्पल 6 करें जरा। ये सारी स्ट्रेट लाइन के अंदर वैरायटियां आ रही हैं, कुछ नई नई वैरायटियां आ रही हैं। मैं करवाता हूँ। एन आइटम ऑफ इक्विपमेंट कॉस्ट, भाई हमने एक इक्विपमेंट खरीदी जिसकी कॉस्ट कितनी है, इट हैज एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ 6 ईयर। भाई लाइफ कितनी है 6 साल। और रेजिडुअल वैल्यू कितनी है उसकी 240,000 यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। व्हाट इज द एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज एंड व्हाट विल बी द कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट आफ्टर 4 ईयर। कहता है एनुअल डेप्रिसिएशन बताओ। को पता है डेप्रिसिएशन एनुअल का मतलब 1 साल की डेप्रिसिएशन बताओ और 4 सालों की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बताओ मुझे। तो 1 साल की डेप्रिसिएशन कैसे आएगी, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। तो 1 साल की डेप्रिसिएशन कितनी आ गई 170,000 1 साल की। और फिर 4 सालों की डेप्रिसिएशन कितनी आएगी, भाई इसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो, मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो। तो भाई 4 सालों की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या आ जाएगी 680,000 ऐसी है। और फिर कैरिंग अमाउंट कैसे आ जाएगी, कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज कॉल्ड कैरिंग अमाउंट। क्या समझ लगती है बात मेरी? एनी प्रॉब्लम? कोई नन्ही मुन्नी से एग्जाम्पल, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलो जी आ जाओ जरा एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 कहता है फाइनेंशियल ईयर ऑफ एंटिटी का है 31 दिसंबर 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। नॉन करंट एसेट कितने का कब खरीदा, अब यहां से आप
आज पूरा साल नहीं बनेगा, आज पूरा साल नहीं बनेगा। अब मई से लेकर दिसंबर तक जाऊंगा, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर कब खत्म हो रहा है, दिसंबर तक। अब मई से दिसंबर कितने महीने बनते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने ये निकाल दो तो पीछे कितने रह जाएंगे, 8। तो अगर मैं 1 मई से 31 दिसंबर तक महीने गिनूं, कितने महीने बनते हैं, 8 मंथ। इसका मतलब 8 मंथ की सिर्फ डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। वाई? क्योंकि एसेट ही 8 महीने इस्तेमाल हुआ, जितना इस्तेमाल हुआ उतना डेप्रिशिएट होगा। और जबकि रेजिडुअल वैल्यू कितनी है, 0। रेजिडुअल वैल्यू कितनी है, 0। और यूजफुल लाइफ कितनी है, 5 साल। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। यहां से तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन आएगी ना, मल्टीप्लाई कर दूंगा 8/12, तो ये 8 महीनों की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। समझ लगती है? यस सर। पक्की बात? यस सर। अच्छा, अब मुझे बताओ ये डेप्रिसिएशन क्या आएगी, ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके दो मुझे भी। मिस्टर ए purchased machine on 1 अगस्त 24 at ₹50,000। Residual value is 2,000। Useful life is 5 year। Useful life is 5 year। Required, आप लोगों से क्या रिक्वायर्ड है, नंबर 1 डेप्रीसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर। अभी मैं एंट्री नहीं सिखा रहा, सिर्फ मेरा फोकस है आप एक मरतबा कैलकुलेशन सीख जाएं। जब कैलकुलेशन में आप ग्रिप आ जाएगी तो एक लम्हे में आपको एंट्री सिखा दूंगा। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर बता दें और रिटर्न डाउन वैल्यू बता दें। रिटर्न डाउन वैल्यू बता दें एट 31/12/24 को। चलो शुरू हो जाए जी बच्चों। सबसे पहले बच्चों डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन के लिए आ जाएं तो फॉर्मूला कॉस्ट कितनी है बच्चों, कॉस्ट 50,000 है, माइनस रेजिडुअल वैल्यू कितनी है, डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ कितनी है, 5 ईयर। अब चेक करें 1 अगस्त 2024 को एसेट परचेज किया और हमारा ईयर क्या हो रहा है 31 दिसंबर 24, तो कितने महीने एसेट इस्तेमाल हुआ है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने इस्तेमाल हुआ है। तो 5/12 आंसर इज 4,000। तो 4,000 आ गया। एनी परेशानी? रिटर्न डाउन वैल्यू चाहिए तो बड़ी आसान भाई, एसेट कितना का था 50,000 का और क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन कितनी आई अभी तक की 4,000। तो 50 - 4 46,000। ये हमारे पास आ गई रिटर्न डाउन वैल्यू। और रिटर्न डाउन वैल्यू कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट में जाएगी। और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कहाँ जाएगा, इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा। ये साथ साथ अभी एक्स्ट्रैक्ट बताता जा रहा हूँ, पर इंशाल्लाह फुल फ्लेज करेंगे इसको। तो ये जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है इनकम स्टेटमेंट में एज एन एडमिन एक्सपेंस में चला जाएगा। कहाँ चल जाएगा, एडमिन एक्सपेंस में चला जाएगा। ये एडमिन एक्सपेंस में चला जाएगा। और रिटर्न डाउन वैल्यू कहाँ चल जाएगी, बैलेंस शीट में एज एन नॉन करेंट एसेट। ये नॉन करेंट एसेट में एज एन बैलेंस शीट में चले जाएगी। कैरिंग अमाउंट, रिटर्न डाउन वैल्यू का दूसरा नाम कैरिंग अमाउंट होता है और तीसरा नाम नेट बुक वैल्यू होता है। आगे चलें। स्ट्रेट लाइन मेथड डन बच्चों, लेकिन कल तो हमने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी तो कर लिया था ना, कर लिया था। आज उसकी कुछ आईकैप की एग्जांपल कर लेते हैं। डन बच्चों। अच्छा
रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में आपको पता है डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होती है, नेट बुक वैल्यू के ऊपर रेट लगता है, नेट बुक वैल्यू के ऊपर रेट लगता है। और आपको पता है ये जो रेट कैलकुलेट कैसे करते हैं, 1 माइनस नंबर ऑफ ईयर यानी कि यूजफुल लाइफ कह लो, 1 माइनस लाइफ का स्क्वायर रूट ओवर रेजिडुअल वैल्यू ओवर कॉस्ट, ये फॉर्मूला है। नहीं समझ आ रहा? चलो इसको सही कर देते हैं। ये ऐसे लिखा हुआ है 1 माइनस, मान लें एसेट की यूजफुल लाइफ 5 साल है, तो यहां पर आ जाएगा लाइफ, उसका आ जाएगा स्क्वायर रूट, यहां पर आ जाएगा रेजिडुअल वैल्यू, बच्चों ये आपने याद करना है ऐसे, डिवाइडेड बाय कॉस्ट। यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये डेप्रिसिएशन रेट हमारे पास आ जाएगा, वो रेट ये वाला रेट है। याद है जिस तरह यार हमने स्ट्रेट लाइन मेथड में रेट कैलकुलेट करना सीखा था, डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय यूजफुल लाइफ। और रिटर्न डाउन वैल्यू में ये वाला, क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू में पावर आती थी ना, तो यहां से हमने ये वाला फॉर्मूला बना लेना। ठीक है, क्लियर? अच्छा, जैसा कि ये नीचे वाली एग्जांपल है, इस एग्जांपल को देखते हैं। अब यहां पर आ जाए जरा, अब ये वाला फॉर्मूला है और ये वाला एग्जांपल है, फॉर्मूले जरा एग्जांपल फिट करते हैं जरा। 1 आ गया, माइनस तो आना ही आना है। प्लांट बॉट ऑन 1 जनवरी 2021 फॉर रुपीज 1 लाख, तो 1 लाख आ गई, कॉस्ट आ गई, तो देखें मैंने ये कॉस्ट आ गई, इस कॉस्ट में मैंने क्या लिख दिया, कॉस्ट में 1 लाख लिख दिया। एग्री करते हैं मेरी बात से? अच्छा, यूजफुल लाइफ कितनी है, 5, इसका मतलब 5th रूट आ गया। कौन सा रूट आ गया, 5th रूट आ गया। एग्री करते मेरे पास? और अगर लाइफ 10 होती तो यहाँ पे 10 लिख देता, कोई टेंशन? और रेजिडुअल वैल्यू कितनी है, 10,000, तो भाई रेजिडुअल वैल्यू यहाँ पर 10,000 आ गई। सॉल्व करें तो यहाँ से रेट आ जाएगा, बताओ रेट क्या आता है, ये आ जाएगा 36.9%। कैलकुलेट ना करना, किताब से देख के मुझे बता देना। हाँ, कैलकुलेट करके बताओ 36.9 आता कि नहीं आता? कैलकुलेट करें, अभी इतनी जल्दी कैसे आ सकता है? तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 36.9%। तो यहाँ से समटाइम एग्जामिनर ना ये एमसीक्यूज में पूछ लिया करता है कि रेट बताएं क्या आएगा। तो आपको ये वाला फॉर्मूला भी याद करना है, ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में इस्तेमाल होता है, और स्ट्रेट लाइन मेथड में भी हम रेजिडुअल वैल्यू से क्या कर सकते हैं, परसेंटेज कन्वर्ट। तो क्या यहाँ से एग्जाम इंपॉर्टेंट, क्या यहाँ से मैं एग्जाम इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकता हूँ? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन हो, और यही वाली बात इंपॉर्टेंट पॉइंट में, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन हो, अगर ओ यार रेट ऑफ इंटरेस्ट कह रहा हूं, अगर डेप्रिसिएशन रेट गिवन हो तो रेजिडुअल वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बना ही रेजिडुअल वैल्यू से होता है। क्या कहते हो? क्या कहना है इस बारे में आप लोगों का? सही कह रहा हूं मैं? चलो आगे चलें फिर। अच्छा जी, और ये वाला सवाल जो हमने सॉल्व किया था स्ट्रेट लाइन मेथड से, ऐसे करके कल याद है हमने इस तरह का रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी तो किया था ना। अच्छा, अगर मैं इसी को ही रिड्यूसिंग बैलेंस में कन्वर्ट करूं, मुझे बताएं डेप्रिसिएशन पहली मर्तबा तो 1 लाख के ऊपर रेट लग गया, 2022 के लिए 82,000 के ऊपर रेट लगाऊंगा, और 2023 के लिए 64 के ऊपर, और 24 के लिए 46 के ऊपर। क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होती है वो कैरिंग अमाउंट यानी कि रिटर्न डाउन वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होती है। एग्री करते हो? अच्छा, अब ये वाली एग्जांपल आई कैप कह रहा है, बता दो मुझे क्या है, तो ये आप लोगों को आती है, कर लोगे? ये वही वाली एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल नंबर 8 को अंजाम दे दीजिएगा। अब आ जाए जरा 9 में। 9 वाली एग्जांपल, एक नॉन करंट एसेट 64,000 का है, डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से है, और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन क्या 25% हर साल, तो 3 सालों की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। हो सकता है सवाल ये? हो सकता है? एनी मुश्किल? नो मुश्किल। तो 2 डेप्रिसिएशन मेथड हमने फड़का दिए, एक स्ट्रेट लाइन मेथड, एक रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड,
और कल हमने आपको पता दोनों की कंप्रिहेंसिव एग्जांपल पहले ही कर ली थी। स्ट्रेट लाइन मेथड की मैंने 2-3 सालों की करवाई थी और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की 2-3 सालों की करवाई थी। बस कल परसेंटेज के बारे में जिक्र नहीं किया था, आज जरा परसेंटेज के बारे में भी देख लिया। डन। अब पढ़ते हैं तीसरा तरीका, तरीका नंबर 3, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड, यानी कि यूनिट प्रोड्यूस्ड मेथड, यानी कि आउटपुट मेथड। आउटपुट मेथड, मेथड को क्या हो गया, और यूनिट प्रोड्यूस्ड मेथड, यूनिट प्रोड्यूस्ड मेथड। बच्चों टॉपिक मुश्किल तो नहीं लग रहा अभी मेरा सारा अभी मैंने आपको बताया एक जनरल एंट्री नहीं करवाई, कोई डबल एंट्री नहीं करवाई, और आपको पता शुरू में डबल एंट्री में करवा दिया करता हूं क्योंकि इस वाले चैप्टर में डबल एंड और अकाउंट भी अभी तक ओपन नहीं करवाया। एक अकाउंट क्या मैंने एसेट का अकाउंट ओपन करवाया, क्या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का अकाउंट ओपन करवाया, नहीं, उसके बारे में जिक्र भी नहीं किया क्योंकि इस चैप्टर में मेन कैलकुलेशन है टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, जो एग्जाम में कैलकुलेट करवाता है। एग्जामिनर का अकाउंट की इतना फोकस नहीं है, ठीक है। एक मतलब बस कैलकुलेशन पक्की हो जाए, फिर एक लेक्चर में अकाउंट भी सिखा दूंगा और डबल एंट्री भी सिखा दूंगा, वो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं। डन। तीसरा यूनिट प्रोड्यूस मेथड या यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड कैसे कैलकुलेट होता है, देखो यूनिट प्रोड्यूस मेथड हम कब इस्तेमाल करेंगे, याद रखिएगा, ये यूनिट प्रोड्यूस मेथड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इस्तेमाल करती है। कौन सी इंडस्ट्री इस्तेमाल करती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इस्तेमाल करती है, जहां पर ना प्लांट की प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है। लिखा होता है यार ये प्लांट है ना, आप जो इस्तेमाल करोगे ये 50,000 यूनिट बना सकता है। कितना बना सकता है, 50,000 यूनिट बना सकता है, या 15,000 यूनिट बना सकता है। इसकी इतनी कैपेसिटी, इसके बाद ये फोत हो जाएगा। बात समझ आ रही है। अच्छा, तो जब हम किसी प्लांट को डेप्रिशिएट करते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। ये आपको स्ट्रेट लाइन मेथड की याद नहीं दिलाती, है ना, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, ये स्ट्रेट लाइन मेथड की याद आ रही है, और डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ भी आ रही है। अगर तो मैं ऐसे करके ऐसे 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 कर लूं तो ये तो स्ट्रेट लाइन मेथड की डेप्रिसिएशन आ गई, है ना। एनी मसला, एनी डिफिकल्टी, बस आज यूजफुल लाइफ जो होगी वो इन यूनिट्स की होगी। क्या होगी, इन यूनिट्स की होगी। यानी कि यहां पे ना यूजफुल लाइफ नहीं होगा। आसान कर दूं, थोड़ा सा आसान करता हूं। आसान ही सर ये है कि यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड में, यानी कि यूनिट प्रोड्यूस मेथड या आउटपुट मेथड में कैलकुलेशन कैसे करेंगे डेप्रिसिएशन की। आप ये वाला फॉर्मूला लिख लो जो मैं अभी लिखने लगा हूं, ये सही है, वैसे वाला गलत नहीं किया, क्रॉस नहीं किया। मैं कह रहा हूं जरा मैं इसको आसान करने लगा हूं। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाई बाय अभी हमने कितने यूनिट प्रोड्यूस कर लिए हैं, यानी कि गिवन आउटपुट, गिवन यूनिट्स, ये डेप्रिसिएशन आएगी। यानी कि कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू कर लिया, टोटल हम इतने यूनिट बना सकते हैं। अगर मैं इतने यूनिट बनाऊं तो बताएं कितना प्लांट डेप्रिशिएट हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ आई? एग्जाम्पल करवाता हूं, फिर आई के वाली आप कर लोगे। क्या आई के वाली करवा दूं, जल्दी बताएं। ओके, मशवरा आया, आप खुद करवा दें, और आई के वाली हम खुद होमवर्क में नहीं करेंगे। ओके, वो कब करवाऊंगा, चल। अच्छा जी, डेप्रिसिएशन, और तीसरा तरीका हमारा कौन सा था, यूनिट प्रोड्यूस्ड मेथड। यूनिट प्रोड्यूस मेथड में हम डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करें। कोई अल्लाह का नेक बंदा फॉर्मूला मुझे रिवाइज करवा दे।
कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, तो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय गिवन यूनिट्स। डन। अच्छा जी, मिसाल के तौर पर, हेलो बच्चों, हमने 1 जनवरी 2024 को, अच्छा जी बच्चों, हमने 1 जनवरी 2024 को एक मशीन परचेज की एट ₹1 लाख। हमने 1 लाख की मशीन परचेज की कब? 1 जनवरी 2024 को, और उसकी रेजिडुअल वैल्यू है, रेजिडुअल वैल्यू है ₹5,000। यार ये कौन है? और रेजिडुअल वैल्यू 5,000 है। टोटल यूनिट प्रोड्यूस्ड बाय मशीन, टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड बाय मशीन, टोटल यूनिट्स। ओ यार आप लोगों ने मेरी इंग्लिश नहीं सही करा यार, जी बंदे यार, आप लोग प्रोड्यूस लिखा हुआ है, पास लिख दिया हुआ है, हालांकि अभी तो बेचारी ने काम भी नहीं शुरू किया। टोटल यूनिट्स विल प्रोड्यूस्ड बाय मशीन इज 10,000। वो 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करेगी। टोटल यूनिट्स विल प्रोड्यूस्ड बाय मशीन will be produced by machine is 10,000 यूनिट्स। वो बाय मैंने लिख दिया ना, तो फिर मेरे लिए पैसिव वाला ज़रूरी हो गया मेरे लिए, वरना मैंने फ्यूचर टेंस पे रहना था, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पे रहना था। नाउ आई एम इन फ्यूचर परफेक्ट पैसिव वाला। अच्छा जी, आगे चलते हैं। एट ईयर 1 सारा मुख्तलिफ कैलकुलेशन आ गई। एट पहला साल, हजार यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। पहले साल कितने यूनिट्स बनाए? 1000। एट दूसरा साल कितने बनाए? गुस्से में आके 2500 यूनिट बना डाले। एट तीसरा साल अन्नी मचा दी, 4000 यूनिट बना दिए। कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर ईच ईयर। रिक्वायरमेंट क्या है? कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर ईच ईयर। रिक्वायर्ड क्या है? कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर, बोलो ना, फॉर ईच ईयर। हर साल के लिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। हमने कहा यार इतना आसान सवाल, अब तो हम बड़े हो गए, मुश्किल सवाल पूछो कोई। चलो जी नन्हे मुन्ने बच्चों, पहले साल के डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करूंगा? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू आवर टोटल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय गिवन आउटपुट। ऐसे ही करेंगे। ओके बच्चों, कॉस्ट कितनी है? 1 लाख माइनस, बोलो यार, 5,000 डिवाइडेड बाय 10,000। अब मल्टीप्लाई पहले साल कितनी आई? 1000। अब कुछ भी नहीं करना सर, कुछ नहीं करना। पहले साल इधर 1000 आएगा, दूसरे साल इधर 2500 आ जाएगा, तीसरे साल इधर 4000 आ जाएगा। अल्लाह हाफिज। क्या ख्याल है? 9500 तो 9500 पहले साल मशीन डेप्रिशिएट होगी 9500 की। अब आया सर दूसरा साल, ऑल रिमेन सेमो सेम, ऑल रिमेन। भाई दूसरे साल कितने यूनिट्स बनाए? तो यहां पर क्या लिख दूंगा? 2500। एंड द आंसर विल बी 23750। ओए होए 23,000 डेप्रिशिएट हो गई है। और तीसरे साल
ऑल रिमेन सेम। और तीसरे साल कितने यूनिट बनाए? 4000। और आंसर बताएं कितना आया? हाँ 38,000। सर ये आंसर आ गया। और अगर मैं पूछूं 3 सालों की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी होगी? करो फिर ऐड, करो ऐड, शर्मा रहे हो यार। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फॉर 3 ईयर। छोटे भाई से ऐड करवा लो, पुनः फ्रेंड कर लो। 71250। यार अगर आप लोगों ने इतनी मेहनत कर ही ली है तो मुझे कैरिंग अमाउंट के बारे में बता दो। कैरिंग अमाउंट कितनी आएगी? कर देंगे नहीं, कर दो। सर कॉस्ट कितनी है? अच्छा मुझे बताएं, कैरिंग अमाउंट के लिए कॉस्ट लेंगे या कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू लेंगे? भाई कैरिंग अमाउंट फाइंड करने के लिए कॉस्ट लेंगे या कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू लेंगे? कॉस्ट लेंगे। कॉस्ट माइनस accumulated depreciation 71250 and the carrying amount is 28750। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं तीसरे साल की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहा हूं तो बताएं तीसरे साल में इनकम स्टेटमेंट में कौन सी वैल्यू जाएगी? 95, 23, 38, 71, 28। इनकम स्टेटमेंट में बताएं इन सारों में से कौन सी वैल्यू जाएगी तीसरे साल में? भाई तीसरे साल की डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर होती है, तो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर होती है, तो तीसरे साल में डेप्रिसिएशन इनकम स्टेटमेंट में ये जाएगी। और तीसरे साल में मुझे बताएं बैलेंस शीट में कौन सी अमाउंट जाएगी? 28,750 जाएगी, क्योंकि बैलेंस शीट में हमेशा कैरिंग अमाउंट जाती है। बात समझ आई मेरे बच्चों? और अगर मैं बात करूं दूसरे साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना है तो आप कहेंगे 23,750। और दूसरे साल की कैरिंग अमाउंट कैसे आएगी? कॉस्ट माइनस ये दो डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा तो कैरिंग अमाउंट जाएगी। क्या समझ आई बच्चों आप लोगों को? एनी प्रॉब्लम? पक्की बात? कुछ पूछना है? पूछो। ये 9,500 माइनस करके नहीं लिखेंगे? ईयर 2 के अंदर बिल्कुल माइनस करके लिखेंगे ना, क्योंकि ईयर 2 की बात करूं तो इन दोनों को ऐड करूंगा तो ईयर 2 की क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन आएगी। तो कॉस्ट में से क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा तो कैरिंग अमाउंट आएगी। नहीं 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 भाई, डेप्रिसिएशन तो फॉर द ईयर होती है, हर साल की अपनी डेप्रिसिएशन होती है। ईयर 2 की अगर मैं ईयर 2 की इनकम स्टेटमेंट में बनाऊं तो भाई उसमें तो सिर्फ 23,750 ही जाएगा। सही है? और ईयर 2 की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब टोटल डेप्रिसिएशन जब से मैंने एसेट खरीदा तो 9,500 पुराना था, नया वाला इतना आया, ये टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बन गई। सही है? तो याद रखना डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर होती है। वाई? क्योंकि इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर होती है। क्या समझे? चलो अब एग्जांपल नंबर 10 हो सकती है। तो आप लोगों ने बच्चों ये रेट कैलकुलेट करके नहीं करना, जैसे मैंने कैलकुलेशन की वैसे करना। हो जाएगा बच्चों? 1 लाख का एसेट था, 5 साल जिंदगी है, 10,000 रेजिडुअल वैल्यू है। प्लांट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस 7,500 यूनिट्स ओवर इट्स लाइफ। पूरी जिंदगी में 7,500 यूनिट बनाएगा। अच्छा जी, तो बच्चों रेजिडुअल वैल्यू 10,000, भाई टोटल यूनिट कितने प्रोड्यूस होंगे? 75। और एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस यूनिट हैज बीन 1500। तो 1500 यूनिट प्रोड्यूस करने में डेप्रिसिएशन कितनी होगी? फिर 1800, फिर 1200, फिर 2000, फिर 1000, और ये 21 से लेकर 25 तक सिलसिला चलेगा। क्या कैलकुलेट हो सकता है बच्चों? एनी मसला मिसाइल? और आप लोगों ने हॉरिजॉन्टल फॉर्म से नहीं चलना, वर्टिकल फॉर्म से चलना है, लाइक दिस। पिक्चर ले लें आप लोग, ये लो आप पिक्चर ले लें। तो मेरे पे ना रहा करें कि मैं फाइल सेंड कर दूं, मैं कर दूंगा, पर फिर भी आप एहतियातन तस्वीर ले लिया करें, समटाइम मैं लेट हो जाता हूँ। यहाँ तक डन बच्चों? ये कर लिया? अच्छा,
एग्जाम्पल नंबर 10 आप लोगों ने करनी है बच्चों। ये जो मैं कह रहा हूँ ना एग्जाम्पल करनी है, एग्जाम्पल करने के मतलब यू हैव टू सॉल्व इट, लाजमी है, लाजमी है, ठीक है। यही आपकी बेसिक डेवलप करेगी और बेसिक डेवलप हो जाएगी तो फिर एडवांस बातें समझना आसान हो जाता है। और इसी खुशी में आखिरी हम पढ़ेंगे, कल आ चुकी, वेलकम टुमारो, सम ऑफ डिजिट मेथड। सम ऑफ डिजिट मेथड, इस सम ऑफ डिजिट मेथड है क्या? अच्छा जी बच्चों जरा फॉर्मूलाज पर आ जाए। सम ऑफ डिजिट मेथड में हम लोगों ने कैसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। तो सम ऑफ डिजिट नंबर में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला याद कर लें, फिर मैं आपको पहले अपनी वाली एग्जांपल कराता हूँ, फिर आप IK वाली कर लेना। फॉर्मूला ये है, वही वाला फॉर्मूला जो हम स्ट्रेट लाइन के लिए पढ़ते आ रहे हैं। क्या है? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, ठीक है जी। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ था, है ना, और आउटपुट मेथड में डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय गिवन आउटपुट था। सम ऑफ डिजिट मेथड में क्या होगा? अब देखो ये आपने स्ट्रेट लाइन मेथड वाला फॉर्मूला रखना ही रखना, ये वाला कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू तो आएगा। सम ऑफ डिजिट में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे सम ऑफ ईयर, सम ऑफ ईयर, जितने भी साल होंगे उन सारे सालों को जमा कर लेंगे और रिमेनिंग ईयर, यहाँ पे जो रिमेनिंग साल रह जाएंगे वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यानी कि सम ऑफ डिजिट मेथड में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग ईयर डिवाइडेड बाय सम ऑफ ईयर। फॉर्मूला रिमेनिंग डिवाइडेड बाय सम ऑफ ईयर, रिमेनिंग ईयर डिवाइडेड बाय सम ऑफ ईयर, ठीक है। फिर ये जो सम ऑफ ईयर कैलकुलेट करने का उसने का एक फॉर्मूला है। अब n इंटू n प्लस 1/2 इस फॉर्मूले से सम ऑफ ईयर कैलकुलेट कर सकते हैं, या एक और तरीका आसान सा आप वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा चलो अब मैं आपको कैलकुलेशन सिखाता हूँ यहाँ पर, डन। अच्छा जी यहाँ पर आ जाए, वही सदाबहार वाली हमारी एग्जांपल जिंदा। कॉस्ट ऑफ एसेट कितना है? हमेशा 1 लाख का, और रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? 5000 की। कितनी? 5000 की। अच्छा साल कितने करने हैं? 3, 4, 5। ये वाली जो IK वाली एग्जांपल है मैं बता दूं, IK वाली एग्जांपल 5 सालों की है, यूजफुल लाइफ कितनी है? 5 सालों की। तो हम जरा इसे चेंज करते हैं। आप 6 करना चाहेंगे? आप 6 कर लें। मेरा मशवरा था कि आप लोग 4 कर लेते, चलो 6 कर लेते। नहीं नहीं नहीं, अब डिसाइड हो गया, अब डिसाइड हो गया, अब तो 6 ही होगा। यूजफुल लाइफ कितनी है? 6 साल। यूजफुल लाइफ कितनी है? 6 साल। मान लें हमने ये एसेट खरीदा 1 जनवरी 2020 को, और यहां से लेके 6 साल तक चलना है, यहां से लेके 6 साल तक चलना है। खैर हम 6 साल तक चलेंगे नहीं, डन। हम से 2 सालों की कैलकुलेशन कर लेते हैं। एग्री करते हो मेरे से? रिक्वायर्ड ये है 2020 है, तो मुझे 31 दिसंबर 2020 इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर दो, और मुझे 31 दिसंबर 2021 की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर दो। इन 2 सालों की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, पर कैसे? मैं भी बताता हूँ, सारा समझाता हूँ मैं भी, यहाँ तो कोई परेशानी नहीं। अब सबसे पहले जब मैंने 31 दिसंबर 2020 के डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है तो मैं ये फॉर्मूला दिखूंगा। फॉर्मूला होता है कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग ईयर डिवाइड बाय सम ऑफ ईयर। इसमें जो टेक्निकल पॉइंट है ना जो कैलकुलेट करने वाला वो ये है सम ऑफ ईयर। सम ऑफ ईयर जरा टेक्निकल बात है। सम ऑफ ईयर का मतलब है कि जितने भी ईयर है उन सारों का सम कर लो। अब सम ऑफ ईयर कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है। मिसाल के तौर पर यूजफुल लाइफ कितनी है? यूजफुल लाइफ कितनी है? 6 साल। 6 साल है ना, तो 1 जनवरी 2020 से 6 साल करने हैं। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, 5वां साल, ये 6ठा साल आ गया। एग्री करते हो मेरी बात से? अच्छा
ये है सम ऑफ ईयर, पहला साल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सारी ईयर को सम करें तो बताएं कितना बना आंसर? 21। तो ये देखें सम ऑफ ईयर में मैं लिख दूंगा 21। एग्री करते हो मेरी बात से बच्चों? एग्री करते हो? अच्छा, और हमारे पास ये शॉर्टकट फॉर्मूला भी तो है ना? जरा ये लगा के देखिए 21 आता कि नहीं आता? अच्छा, जरा कैलकुलेट कर ले तो तसल्ली हो जाती है। भाई कितने साल हैं? 6 इंटू 6 प्लस 1 7 और डिवाइडेड बाय 2, आंसर क्या आता है? 21। इससे भी 21 आ जाता है। तो आपकी मर्जी है, सारे सालों को गिन लो या ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो। मेरा मशवरा गिन लो, क्या कह रहे, वरना ये फॉर्मूला इटसेल्फ याद करना अजाब ही है। तो गिन लो, नहीं आती तो छोटे भाई को कॉल कर लेना, यार 1 से लेकर 6 तक टोटल का बता फिर क्या आता है। मेरे तो मुश्किल हो रहा है, क्या ख्याल है? सम ऑफ ईयर डन। अब आए रिमेनिंग ईयर वाला मसला हल करते हैं। सर रिमेनिंग ईयर वाला मसला हल करते हैं। अगर मैं पहले साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूं तो यहां से यहां तक रिमेनिंग साल कितने बनते हैं? 6 के 6, 1 2 3 4 5 6। तो याद रखिएगा, अब मैं कैलकुलेशन सिखा रहा हूं रिमेनिंग ईयर। तो भाई पहले साल के रिमेनिंग ईयर कितने होंगे? 6। नहीं, वो भाई पहला साल शामिल करना है ना, वो कौन सा गुजर गया, वो वाला साल तो गिनना है ना भाई। साल के जब डेप्रिसिएशन करेगा तो रिमेनिंग, इसको मिला कर रिमेनिंग करना है, इसको निकाल कर रिमेनिंग नहीं करना। बात समझ आ गई? तो भाई पहले साल 1 20 है, 1 20 है। तो जब मैं इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा तो ये बन जाएगा 31 12 20, 31 12 20। तो 1 20 से लेके 31 12 20, वहां से लेके यहां तक देखिए कितने साल रिमेनिंग बचते हैं? 6। तो पहले साल के 6 ईयर जो हैं ये रिमेनिंग आएंगे मेरे। क्या आप समझे बात? और दूसरे साल 31 12 21, भाई 21। अब यहां पे कितने रिमेनिंग रह गए होंगे? 1 2 3 4 5। भाई 6 के बाद 5 6 अगर ये 5 साल रिमेनिंग आएंगे। बस डन। मुझे 21 तक की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। लो जी कैलकुलेट कर लेते हैं। कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, भाई कॉस्ट कितनी है 1 लाख और रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? ओए होए, ये तो मैंने 5000 लिख दिया। 4000 डन हो गया। मल्टीप्लाई है भाई, मल्टीप्लाई है। सम ऑफ ईयर कितना आ गया? 21। सम ऑफ ईयर कितना आ गया? 21। और रिमेनिंग कितना आ गया पहले साल के? 6। तो 6 ओवर 21 करेंगे, ये पहले साल की डेप्रिसिएशन आ गई। कितनी आती है? 27142 27142। पॉइंट की खैर है, 0.8 आया। इसको 3 कर लो, फिर इसको 4 3 कर लो। और 21 की डेप्रिसिएशन कैसे आएगी? 5 ले देंगे बस। भाई बस कुछ नहीं करना, 6 की जगह 5 बचेगा, बाकी सारा कुछ वैसे ही रहेगा। यानी कि 95,000 मल्टीप्लाई बाय 21। और अब रिमेनिंग कितना रहेगा? 5 साल, इधर आ जाएगा 5। तो आंसर कितना आया? 22619। तो ये हमारे पास 2021 की डेप्रिसिएशन आ गई। तो मुझे ये बताएं 2020 में इनकम स्टेटमेंट में ये जाएगा और 2021 में इनकम स्टेटमेंट में ये जाएगा। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे कैरिंग अमाउंट बता दें 2021 की, तो बताएं क्या आ सकती है 2021 की कैरिंग अमाउंट? दोनों जमा करके माइनस तो 1 लाख कॉस्ट आ गई, माइनस करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कितनी है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन? सर 49762 क्या? 49762। और कैरिंग अमाउंट क्या आ गई? 50238 की कैरिंग अमाउंट आ गई 2021 की। ये है सम ऑफ डिजिट मेथड। ये सम ऑफ डिजिट मेथड होता है, नोट कर लो। तस्वीर ले लें यार। सर चारों डिजिट हम पढ़ लिए। अब जरा कुछ होमवर्क ले लें जरा, ताकि आप लोग थोड़े से
आने लग जाए। अच्छा जी, आप लोगों ने ऐसा करना है कि जो आई कैप का क्वेश्चन बैंक है ना, पुराना वाला, ओल्ड वाला, आपने उसके 25 सवाल या 30 सवाल करके आने हैं। डन, ठीक है। उनमें से वो वाले सवाल करने हैं जिनमें हमने सिर्फ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, टी अकाउंट वाला कोई नहीं करना थी। डन, चलो, अल्लाह हाफिज।